हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको आज के सेशन का पहला इडियम दिख रहा है जो कि है कूल वंस हील्स। हील्स हम अपने पैर की एड़ी को कहते हैं, पैर की एड़ी को कहते हैं। साथ ही साथ जो स्लीपर्स सैंडल्स हम पहनते हैं उसमें ये जो पिछला हिस्सा होता है उसको भी हील कहा जाता है। तो चाहे आप पैर के पिछले हिस्से को कह लीजिए और चाहे स्लीपर्स के पिछले हिस्से को हील कर कह लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ दूर चलने के बाद या लंबी यात्रा करने के बाद जो हमारे शूज होते हैं, शूज उनके जो हील्स होते हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। आप लगातार जमीन पे चल रहे हैं तो जो स्लीपर्स या शूज या सैंडल्स आपने जो भी पहन रखी है वो घिस भी तो रहे हैं जमीन पर, फ्रिक्शन भी तो हो रहा है। तो उसकी वजह से वो कभी हल्का हल्का गर्म भी हो सकते हैं। तो अगर आप उन हील्स को कूल कर रहे हैं इसका मतलब है आपने चलना दौड़ना बंद कर दिया है। अब आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। टू बी केप्ट वेटिंग और टू टेक रेस्ट। आ गई होगी बात समझ में। अगर आप लगातार चल रहे हैं तो पैर या जो स्लीपर्स आपने पहन रखा है उनका जो पिछला हिस्सा है वो गर्म हो जाएगा काफी हद तक, कुछ बहुत लगेगा कि वो गर्म हो गया है। ऐसे में अगर आप रुक जाएं तो क्या होगा कि आप अपने इन्हीं हील्स को कूल कर रहे हैं, है ना। वो जो गर्म था वो अब गर्म नहीं रहेगा कुछ देर जब आप वेट कर लेंगे कहीं पर। तो इसका ये मतलब है टू कीप वेटिंग या फिर टू टेक रेस्ट, या तो फिर आप आराम कर रहे हो। ये देखिए, द जर्नी इज स्टिल फार फ्रॉम ओवर। उनकी यात्रा अभी ओवर नहीं होनी है। स्टिल फार फ्रॉम ओवर, अभी भी काफी लंबी यात्रा उनको तय करनी है। दे विल कूल देयर हील्स टुनाइट, आज रात वो विश्राम करेंगे। जब आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो जहां जहां रुकेंगे वहां वहां आप विश्राम करेंगे, है ना। तो विश्राम करना इसका मीनिंग हो गया। तो आज रात वो लोग विश्राम करेंगे एट अ 5 स्टार होटल एंड कमेंस ट्रैवलिंग अगेन फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। और कल सवेरे फिर से यात्रा को शुरू कर देंगे। कमेंस का मतलब है टू बिगिन, है ना, स्टार्ट करना जिसको कहा जा सकता है। आई होप आपको कूल वंस हील्स का मीनिंग समझ में भी आ गया होगा और अब हमेशा याद भी रहेगा आपको ये मीनिंग। कॉर्पोरल पनिशमेंट बहुत ही इजी है इसे समझना। कॉर्पोरल, कॉर्प का मतलब सर शरीर से होता है। CORP का मतलब बॉडी से होता है। कॉर्पोरल मतलब शारीरिक, शारीरिक। और पनिशमेंट मतलब दंड। तो जो शारीरिक दंड है उसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। ये देखिए, बॉडीली पनिशमेंट है ना, जब किसी लाठी से डंडे से, है ना, या किसी और तरीके से शरीर को दंड दिया जा रहा हो, फिजिकल पनिशमेंट दी जा रही हो, जो कि आजकल स्कूल्स में बैन हो चुकी है। एग्जाम्पल भी वही बात कह रहा है। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स एट स्कूल्स आर बैंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अधिकांश राज्यों में ये जो शारीरिक दंड है इसे, स्कूलों में जो शारीरिक दंड की प्रक्रिया है इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। नंबर 3, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सही, ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है। इसका मतलब होता है वक्त गुजर जाने पर पछतावा करना। जब आपके हाथ से दांव निकल जाए तब पछतावा करना। जैसे अभी देखिए ना, बिहार में इलेक्शन हुए, अलायंस को लग रहा होगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा था, व्यक्तिगत रूप से तो बात करूं तो मुझे भी लग रहा था कि पॉसिबली अलायंस विल टर्न आउट विनर दिस टाइम। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि आरजेडी ने ज्यादा बैंक किया, ज्यादा ट्रस्ट दिखाया कांग्रेस में, और कांग्रेस ने सब कुछ डुबो दिया। 70 सीट्स दे दी कंटेस्ट करने को कांग्रेस को, और 19 या 20 सीट्स वो जीत पाई। यहीं से आरजेडी हार गई एक तरीके से। तो अब मान लो तेजस्वी जो आरजेडी के चीफ हैं या जो उनके मेन फेस हैं वो अफसोस करे, यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो अभी अफसोस करने का क्या मतलब है। जब आप
सीट शेयरिंग कर रहे थे तब आपको ध्यान रखना चाहिए, डज कांग्रेस हैव द पोटेंशियल टू विन इलेक्शंस और नॉट, इस बात को समझना चाहिए। खैर जो भी हो, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का यही मतलब है, जब दूध छलक गया है, गिर गया है, स्पिल का मतलब ही होता है फैलाना, है ना, गिराना। तो दूध जब छलक गया है, गिर गया है, तो रोने का क्या मतलब है? क्या अब रोने से उसे समेटा जा सकता है? नहीं समेटा जा सकता। तो जब मौका हाथ से निकल जाए, वक्त के हाथ से निकल जाने के बाद जो अफसोस दिखाया जाता है, उसी को कहा जाता है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आपको समझाने के लिए आई हैव गॉट एन इमेज एज वेल, एक छोटी सी इमेज भी है आपको समझाने के लिए। देखिए ना, एक बच्चा रो रहा है, दूध फैल गया है, पहले ध्यान देता, दूध पी जाता तो रोना ही ना पड़ता उसको। टू एक्सप्रेस वेन रिग्रेट्स, रिग्रेट्स मतलब अफसोस, और वेन रिग्रेट्स मतलब बेकार का अफसोस, जिसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते अफसोस नहीं किया। व्हाट कैनॉट बी रिकवर्ड और अनडन नाउ, जिसे अब फिर से सुधारा नहीं जा सकता। तो उन चीजों के लिए रिग्रेट शो करना, अफसोस व्यक्त करना, वो भी व्यर्थ का अफसोस व्यक्त करना, क्योंकि अब सॉरी बोलने से भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। एग्जाम्पल देखिए, while it is sad that the results have not been as good as you expected, ये तो दुख की बात है कि रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे, ये बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन यू शुड नाउ फोकस ऑन मूविंग अहेड एंड अचीविंग बेटर रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब आपको फोकस करना चाहिए आगे बढ़ने को लेकर, और अगली बार बेहतर रिजल्ट्स को अचीव करने की बात पर ध्यान देना चाहिए। यू मस्ट फोकस ऑन मूविंग अहेड एंड अचीविंग बेटर रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम। आगे बढ़कर अगली बार बेहतर नतीजे लाने की बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। जो चीज वापस नहीं लाई जा सकती, जिस चीज को सुधारा नहीं जा सकता, जिस चीज को फिर से नहीं किया जा सकता, तो उधर अफसोस व्यक्त करने का क्या मतलब है ना। जो चीज अब हाथ से निकल गई है, तो उस पर रोने का क्या फायदा है। मैं आपको बता दूं कि ग्रामर में रूल है कि देयर इज नो यूज के बाद, देयर इज नो यूज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आनी चाहिए, जिसको हम जीरंड भी कहते हैं। देयर इज नो यूज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। करी फेवर विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, याद रखिएगा, चाहे वो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क हो, चाहे वो करी फेवर विद हो, या फिर पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा है वो हो। तो बहुत ध्यान से हर एक बात को सुनिए। करी फेवर विद समबडी का मतलब है किसी की खुशामदीद करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना, है ना। करी फेवर विद, ताकि आपका फायदा हो सके, इसलिए आप करी फेवर विद कर रहे हो किसी के साथ, किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो। जैसे कि शेर ने किसी शिकार को मारा। मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। शेर ने किसी शिकार को मारा। अब लोमड़ी ने देखा कि शेर ने एक शिकार मारा है, तो लोमड़ी क्या करेगी? शेर की तारीफ करेगी, चापलूसी करेगी, झूठी प्रशंसा करेगी, ताकि शेर जो है उसी मांस का कुछ हिस्सा लोमड़ी को भी खाने को दे दे, वरना उसको तो शिकार करना आएगा नहीं ना। तो करी फेवर विद का यही मतलब है, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, चिकनी चुपड़ी बातें बोलना, खुशामदीद करना, हाँ, ताकि आपसे आपको आपको उनसे जो फायदा हो सकता हो वो फायदा जरूर हो जाए। ये देखिए, सीक फेवर बाय फॉनिंग और फ्लैटरी। फॉनिंग का मतलब भी होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना, तो बेवजह झूठ मूठ की प्रशंसा करके या चिकनी चुपड़ी बातें करना। दिस इज कॉल्ड टू करी फेवर विद somebody. हर अंकल इज सो रिच, एग्जाम्पल पढ़िए, हर अंकल इज सो रिच दैट शी फील्स कंपेल्ड टू करी फेवर विद हिम। उसके अंकल इतने ज्यादा अमीर हैं कि मजबूरन उसे, शी फील्स कंपेल्ड, कंपेल्ड होने का मतलब है मजबूरन, उसे मजबूरन जो है अपने अंकल की खुशामदीद, उनकी तारीफ, चिकनी चुपड़ी बातें उनके फेवर में करनी ही पड़ती हैं। क्यों? लेस्ट शी डज नॉट गेट मेंशन्ड इन द विल, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका नाम जो है विल से गायब हो जाए। विल मतलब जो एक तरीके से वसीयत होती है ना। विल का मतलब जो वसीयत होती है उसको विल कहते हैं। तो उसके अंकल इतने ज्यादा अमीर हैं
कि उसको मजबूरन चिकनी चुपड़ी बातें उनके फेवर में करनी ही पड़ती हैं, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी में से उसका पत्ता कट जाए, प्रॉपर्टी में से उसका नाम हट जाए, विल में उसका नाम हो ही ना। अच्छा, वैसे तो हमने आपने पढ़ा है कि लेस्ट के बाद जो है शुड भी आता है, साथ ही साथ ये भी पढ़ा है कि लेस्ट के बाद नॉट नहीं आता। तो शुड वाली बात पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ देखिए लेस्ट के साथ नॉट आया है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रायः नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता है अगर सेंटेंस इजाजत दे। सेंटेंस यहाँ क्या कह रहा है, लेस्ट शी डज नॉट गेट मेंशन्ड इन द विल, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका नाम वसीयत में ना हो। तो वो चाहती है ना कि उसका नाम वसीयत में हो। अगर हिंदी बोलने पर ना आना उचित लग रहा है तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका नाम वसीयत में हो जाए। नहीं तो क्या वो नहीं चाहती कि हो, वो चाहती है कि उसका नाम वसीयत में ही रहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका नाम वसीयत से हटा दिया जाए, उसके नाम को वसीयत में शामिल ही ना किया जाए, इसीलिए लेस्ट के बावजूद भी आगे नॉट आ गया। जनरली इट डज नॉट हैपन, लेस्ट के बाद के सेंटेंस को नेगेटिव बनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्टन लेक्चर, ये बड़ी ही पॉपुलर फ्रेज है, बेसिकली लिटरेचर से आई हुई फ्रेज है, एक्सक्यूज मी माफ करिए, लिटरेचर से, साहित्य से आई हुई फ्रेज है ये। कर्टन लेक्चर, ये देखिए, अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड इन प्राइवेट, ये ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि भरे समाज में, भरी भीड़ में पत्नी जो है पति पर भड़क जाए, उसको कर्टन लेक्चर कहेंगे नहीं। जब पति और पत्नी बेडरूम में हो, जब पति और पत्नी घर में है, तब पत्नी का पति को डांटना कर्टन लेक्चर कहा जाता है। रिप्रूफ मतलब डांटना, फटकारना जिसको कहा जा सकता है। ठीक, कर्टन मतलब पर्दा। जब पर्दा बंद करके, ढक करके फिर पति की धुनाई की जाए एक तरीके से, जब पति को डांट लगाई जाए बाय वाइफ, उसको कर्टन लेक्चर कहते हैं। बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। कर्टन का मीनिंग यहाँ पर पर्दे से है, ताकि प्राइवेट तरीके से डांटा जा सके, सबके सामने डांटने के बजाय व्यक्तिगत रूप से इन प्राइवेट पत्नी का अपने पति को डांटना, दिस इज कॉल्ड कर्टन लेक्चर। लेक्चर मतलब बातें, वही जो चिल्ला रही हो, जो गुस्सा रही हो, वो लेक्चर हो जाएगा। कर्टन वही एक तरीके से पर्दे के संदर्भ में इस्तेमाल कर लिया गया। पर्दे से अब ये पता चलेगा ना कि घर के बाकी लोग नहीं जान पाएंगे या मोहल्ले के लोग नहीं जान पाएंगे, पर्दा पड़ा हुआ है ना। तो जब एकांत में, अकेले में पत्नी के द्वारा पति को डांटा जाता है, दिस इज कॉल्ड कर्टन लेक्चर। रिप्रूफ मतलब डांटना, फटकाना। इन वर्ड्स को लिखते रहा करें, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं सिखाता हूं आपको। माय यंगर ब्रदर नेवर पेज एनी अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टन लेक्चर है ना, मतलब मेरा जो छोटा भाई है वो अपनी वाइफ की इन तीखी हमलावर बातों पर जतनिक भी ध्यान नहीं देता है ना। वो चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान नहीं देता अपने पति की चिल्लाहट का, डांट का, फटकार का, उस पर कोई ध्यान उसका नहीं जाता। नंबर 6 देखिए, कट अ सॉरी फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। कट अ सॉरी फिगर का मतलब है टू टू लीव अ पुअर परफॉर्मेंस, खराब प्रदर्शन करना। कट अ सॉरी फिगर, क्योंकि आप के पास रिसोर्सेज नहीं थे या आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, जिसकी वजह से आप जो है पीछे रह गए, आपको शर्मिंदा होना पड़ा, है ना। ये लाइफ को लेके भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को लेके भी हो सकता है। जैसे जीवन में आप पीछे रहे, सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए, तो यू कट अ सॉरी फिगर, समझ रहे हैं ना। या मान लीजिए टीचर ने कहा कि आप मुझे ये चैप्टर, इस पोयम का सेंट्रल आइडिया सुनाइए, लेकिन चूंकि स्टूडेंट को उस पोयम का सेंट्रल आइडिया नहीं मालूम, तो वो कैसे सुनाएगा, तो वो क्या करेगा, कट अ सॉरी फिगर करेगा, माफी ही तो मांगेगा, खराब प्रदर्शन ही तो करेगा। टू एक्सक्यूज और लीव अ पुअर इंप्रेशन, या तो माफी मांगना या फिर खराब प्रदर्शन करना, दिस इज कॉल्ड टू कट अ सॉरी फिगर। एग्जाम्पल देखिए, When we do not prepare early, we cut sorry figures when it comes to prove our talent. ऐसा होता है जब हम शुरू में अपने आप को तैयार नहीं रखते, तो जब एकदम से हमें मौका मिलता है टू शोकेस योर टैलेंट, टू प्रूव दैट यू आर टैलेंटेड एज वेल,
तो ऐसे में जब हमने पहले से तैयारी ही नहीं करी है तो हमारा प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं होता, अक्सर अच्छा नहीं होता। वी हैव टू कट सॉरी फिगर्स, है ना? तो प्रदर्शन अच्छा ना कर पाना जिसको कहा जा सकता है। कट अबव, बेटर देन अदर्स, है ना? कट अबव, बेटर देन अदर्स, जैसे एक लेवल सेट किया गया यहाँ और आप इसके ऊपर हैं, यू कट अबव, ये जो कट मारा गया इसके ऊपर आप हैं, तो कट अबव मतलब सुपीरियर, बेहतर जिसको कहा जा सकता है, कट अबव देन अदर्स, दूसरों से बेहतर होना, या सुपीरियर टू अदर्स कहा जाता है। हर ड्राइंग वाज डेफिनेटली अ कट अबव द रेस्ट, बाकी लोगों के कंपैरिजन में उसकी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अगर बाकी सबकी ड्राइंग जो है यहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ तक, तो उसकी ड्राइंग कट अबव है, इससे ऊपर रहेगी उसकी ड्राइंग, बाकी सबकी यहाँ रहेगी ड्राइंग। तो कट अबव मतलब टू बी सुपीरियर टू अदर्स, to be superior to others. So her drawing was definitely a cut above the rest. It proves her expertise in brush strokes मतलब उसकी ड्राइंग अपने आप में बेहतर है दूसरों से, निश्चित रूप से उसकी ड्राइंग बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी। तो इससे पता चलता है, हाँ, इससे पता चलता है कि उसका अपने अपनी कला पर कितना कमांड है, उसकी जो ड्राइंग है वो निश्चित रूप से दूसरों के कंपैरिजन में बेहतर थी। ड्राइंग वाज कट अबव देन द रेस्ट, कट अबव देन द रेस्ट, दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर। नंबर 8, कट एंड ड्राइड, काटा गया हो और काटने के बाद सुखा लिया गया हो, सिर्फ और सिर्फ यूज करना ही बाकी हो। कट एंड ड्राइड, ऑलमोस्ट रेडी टू बी लॉन्च्ड, ऑलमोस्ट रेडी टू बी यूज्ड जिसको कहा जा सकता है, मतलब प्री डिटरमाइंड, प्री डिसाइडेड, कट एंड ड्राइड, श्योर एंड सर्टेन, और पहले से ही फिक्स्ड जिसको कहा जा सकता है। ये देखिए ना, डेफिनेट या डिसाइडेड, कट एंड ड्राइड, जिन्हें स्पाइसेस से आप रिलेट कर लीजिए, मतलब किसी चीज को पहले काटा गया पेड़ से, फिर उसे सुखा लिया गया, अब फिर काटने के बाद जब उसे सुखा लिया गया तो रेडी टू यूज हो गया, रेडी टू यूज हो गया ना। तो जब चीजें कट एंड ड्राइड है तो बिल्कुल तैयार है, पहले से ही सुनिश्चित है कि ऐसा ही होगा। तो कट एंड ड्राइड मतलब दैट विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड, जो कुछ पहले से ही तय है, तो वो उसे कहा जाता है कट एंड ड्राइड, डेफिनेट और डिसाइडेड। ये देखिए मैंने सिंबल के रूप में कुछ कोकोनट फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, नारियल, ये देखिए एक हरा होता है जिसमें जटाएं होती, जिसमें नारियल तेल भी होता है, ये देखिए इसे काट करके ऊपर की जो शेल है वो हटा करके सुखा दिया गया। अब क्या है, सिर्फ इसको खाने भर की ही तो देरी है। तो जो चीज पहले से ही बिल्कुल फिक्स्ड है उसे कहा जाता है क्या, कट एंड ड्राइड, दैट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, भले हमें आपको ना मालूम हो, उसको कहा जाता है। लेकिन वो तय हो, फिक्स्ड हो पहले से ही, तो वो कट एंड ड्राइड है। द डिसीजन ऑफ हिज एलिवेशन एज द पार्टी चीफ, एलिवेशन मतलब प्रमोशन, उस व्यक्ति को प्रमोट करके पार्टी चीफ बना देना, इज कट एंड ड्राइड, मतलब ये पहले से ही निश्चित था, ये पहले से निश्चित था कि पार्टी चीफ को एलिवेट किया जाएगा और उनकी उनकी मतलब उन्हें जो है एलिवेट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल फिक्स्ड हो चुकी है ना, समथिंग जहां पे आपको कोई तैयारी ही नहीं करनी है, वो पूरी तरीके से रेडी है। तो ये डिसीजन जो है वो पूरी तरीके से तय है ना, पूरी तरीके से सभी को मान्य है। तो कट एंड ड्राइड मतलब समथिंग दैट इज ऑलरेडी रेडी, जो पहले से ही तैयार है, समथिंग दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, उसको कट एंड ड्राइड कहते हैं। मतलब समथिंग दैट विल टेक प्लेस, जो चीज फिक्स्ड है, डिसाइडेड है, डेफिनेट है, जिसे बनाया गया है, उसको कहते हैं कट एंड राइट। कट बोथ वेज, कोई दो धारी तलवार आप समझिए, जो दोनों तरफ से तलवार, तलवार, कट बोथ वेज। ये देखिए आपको इमेज दिख रही है, अब इस इमेज में इस ओर भी धार है, इस ओर भी
धार है। तो ये क्या है? एक तरीके से कट बोथ वे, चाहे क्लॉकवाइज या राइट हैंड की तरफ उसे मोड़ा जाए तब भी वो चूंकि धार है तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती, या उसे लेफ्ट हैंड में मोड़ लिया गया तो वहां भी धार है, वो भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती। तो जो चीज दोनों तरफ से एक जैसी है, या फिर कट बोथ वेज का मतलब है किसी चीज का फायदा भी होना और किसी चीज का नुकसान भी होना, एक तरीके से, है ना। किसी के लिए वो चीज लाभदायक है तो किसी के लिए वही चीज हानिकारक है। तो कट बोथ वेज, जिसे पॉजिटिव भी लिया जा सके और नेगेटिव भी लिया जा सके, जिसमें अच्छाइयां भी ढूंढी जा सके और खामियां भी ढूंढी जा सके, प्रॉफिट भी हो जिससे और लॉस भी हो जिससे। To have two different effects at the same time, usually one good and one bad, इसको कहते हैं कट बोथ वेज। फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, है ना। कट बोथ वेज बोला जाएगा, प्रॉफिट भी होना और सेंसरशिप कट्स बोथ वेज। जो सेंसरशिप है मूवीज की स्पेशली, वो दोनों तरीके से, इट कट्स बोथ वेज। कैसे? इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम बीइंग करप्टेड, इसे जो लोग हैं वो भ्रष्ट होने से बच जाते, बट इट ऑफन ऑल्सो प्रिवेंट्स देम फ्रॉम नोइंग व्हाट इज रियली गोइंग ऑन, है ना। लेकिन सेंसरशिप जो है वो लोगों को जो वास्तविकता है दुनिया की वो देखने भी तो नहीं देती, है ना। एक तो सेंसरशिप का एक फायदा है कि लोग जो है वो भ्रष्ट होने से बच सकते, क्योंकि कुछ भी जो इमोरल है, वल्गर है, ऑब्सीन है, उसको सेंसरशिप के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो एक तो फायदा यही है, सेंसरशिप का एक फायदा यही है कि लोग भ्रष्ट होने से बच सकते हैं। जैसे अभी देखिए ना, जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, Z5, ये जितने भी और हैं, तो अभी बोला है ना गवर्नमेंट ने कि एक बॉडी बनाई जाएगी, सारे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये सब उसके तहत काम करेंगे। तो एक तरीके के सेंसरशिप रखी जा रही है। तो इसके फायदे यही होंगे कि लोग जो है नग्नता को कम देखेंगे, देखने का मौका कम मिलेगा। साथ ही साथ नुकसान ये है कि एक तरीके से चीजें क्रिएटिवली जो है वो वीक हो जाएगी, है ना। जो क्रिएटिविटी है चीजों में कम हो जाएगी। तो कहीं फायदा तो कहीं नुकसान, कभी फायदा तो कभी नुकसान। कट वंस टीथ ऑन मतलब किसी चीज को सीखना, लर्न करना, लर्न टू डू समथिंग, किसी चीज को करना सीखना, लर्न टू डू समथिंग, किसी काम को करना सीखना। कट वंस टीथ ऑन, ये देखिए ना, दांत पैने कर रहे हो आप, यानी कि एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, शुरुआत करना चाह रहे हो, है ना। कट वंस टीथ ऑन। एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ द वेरी पॉपुलर फिल्म स्टार्स ऑफ टुडे कट द टीथ ऑन एज मॉडल्स, है ना। आज के जो बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, उन्होंने कभी मॉडल्स के रूप में अपने करियर को शुरू किया था, है ना। मॉडल्स के रूप में अपने करियर को शुरू किया था। टीथ को यहाँ पर एनिमल्स की कैटेगरी से लीजिए, खासतौर पे लॉयन या फिर टाइगर की कैटेगरी से लीजिए। क्या होता है, छोटे छोटे अपने कप्स को, बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे हमला करना है, कैसे शिकार करना है। जो शेरनी होती है, जो 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 लॉयनेस होती है, टाइग्रेस होती है, वो क्या करती है, एक शिकार पकड़ करके लेके आती है, मार करके आधमरा अवस्था में लेके आती है और उसे वो डाल देती है उन्हीं शावकों के बीच में, ताकि वो एक तरीके से उसे नोचे, सीखे, अपने दांतों को पैना करे, मजबूत करें। कट वंस टीथ ऑन का मीनिंग समझ में है ना, दांतों को मजबूत करना, एक तरीके से दांतों को पैना करना, सीखना, लर्न करना। So some of the very popular film stars of today cut their teeth as models. आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स कहे जाने वाले लोगों ने कभी अपने करियर को मॉडल्स के रूप में शुरू किया था। तब वो मॉडल्स थे, उस वक्त वो कट टीथ कर रहे थे, अपने आप को धार दे रहे थे, मजबूत बना रहे थे। So this way the session is going to end. Hopefully आप सबने एंजॉय किया होगा। Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day.